नमस्कार माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रियंका पाटील माझ्या लर्न विथ प्रियंका 1992 मध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करत आहे। आज आपण इयत्ता 9वीचा बेटा मी ऐकतो आहे हा धडा हिंदीमध्ये पाहूया। बेटा मी ऐकतो आहे या चैप्टरचं ट्रांसलेशन। आज हम एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी बेटा मैं सुन रहा हूँ को समझेंगे। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने पिता के लिए संगीत प्रेम और उनके सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। पिता पुत्र के अटूट प्रेम, त्याग और प्रेरणा से भरी यह कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपको कोई पता है दुनिया छोड़ने के बाद भी अपने बेटे का संगीत सुन सकता है? बेटा मैं सुन रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को नम कर देगी। चैप्टर नंबर 3, बेटा मैं सुन रहा हूँ। वह पू काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे। 1932 से 2001। संगीत कला से अत्यधिक प्रेम करने वाले पिता और उनकी दुर्घटना के कारण संगीत सेवा से वंचित पिता के सुख के लिए संघर्ष करने वाले पुत्र का भावपूर्ण वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तीसरी घंटी बजी और बाहर का मिलाजुला शोर बंद हो गया। इधर उधर मुड़ने वाली गर्दनें अपने आप मंच की दिशा में स्थिर हो गई। लोगों का ध्यान अब हमारी ओर, यह विश्वास होते ही मैंने गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। सभ्य स्त्री पुरुषों, मेरा वादन विद्यालय का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आप शांति से इसे पूरी कार्यक्रम का आनंद लें, ऐसी आपसे नम्र विनती करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत शिरीष भागवत के फिडल वादन से होगी। यह विद्यार्थी मेरे विद्यालय में हाल ही में सीखने आया है। कला के क्षेत्र में वह नया मुसाफिर है। यह ध्यान में रखते हुए आप उसकी चतुराई की सराहना करें, यही विनंती। इतना बोलकर मैंने शिरीष की ओर देखा। मुझे इस लड़के से बहुत डर लग रहा था। सच कहूँ तो मेरे मन से मुझे शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना था, क्योंकि हाल ही में सीखने आया यह विद्यार्थी मेरे विद्यालय का नाम खराब करेगा, इसका मुझे यकीन था। इसलिए मैं उसे कार्यक्रम देने से बच रहा था। मैंने शिरीष की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास पूरी तरह से झलक रहा था, लेकिन उसका यह दिखावा ज्यादा समय नहीं टिकेगा, यह मैं पहचान गया था। पर्दा हटने के बाद बाहर के श्रोतागणों को देखते ही उसकी हिम्मत जवाब दे देगी, इसका मुझे यकीन था। शिरीष ने इशारा करते ही पर्दे वाले को संकेत दिया और पर्दा तेजी से ऊपर चला गया। फुटलाइट के चकाचौंध प्रकाश के आंखों पर पड़ते ही शिरीष ने आंखें बंद कर ली। उस प्रकाश की आंखों को थोड़ी आदत होने पर शिरीष को पूरा श्रोता समूह दिखाई दिया और उसी क्षण उसके मन में होने वाली हलचल उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी। वह घबरा गया, यह मैंने पहचान लिया। उसे संभालना शिक्षक के नाते मेरा कर्तव्य था। मैंने तंबूरे वाले को और तबले वाले को संकेत किया। तंबूरे की गंभीर आवाज गूंजने लगी। शिरीष ने आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाने जैसा दिखावा किया और पुनः उसका चेहरा पहले की तरह आत्मविश्वास से भर गया और हल्के से उसने षड्ज लगाया। एक 10-12 वर्ष के लड़के को इतने शांत भाव से बजाते हुए देख लोग शांत हो गए। शिरीष ने राग भूख में गत बजाना शुरू किया। वही सुर, मात्रा का भी फर्क नहीं, वह शांति से बजाने लगा। आज तक कभी नहीं लगा था ऐसा धक्का मुझे लगा। न कानों पर विश्वास हो रहा था, न नजरों पर। पंचेंद्रिय धोखा नहीं दे रही है ना, ऐसी शंका मेरे मन को छू गई। मेरी जगह आप होते और कोई और होता तो उसके मन में भी ऐसी ही शंका आती। आप ही बताइए। करीब 6 महीने पहले शिरीष मेरे विद्यालय में आया था। उसने निडरता से पूछा, क्या आप वीपी जनार्दन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वह बोला, मेरा नाम शिरीष भागवत है। घर में सब मुझे श्री कहते हैं। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक है। तुम्हें गाने का शौक है तो मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी को मेरा सीखना बहुत पसंद आएगा। उसके इस अजीब जवाब से मुझे अचरज हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। वह थोड़ी देर रुककर आगे बोला, मैं आपके पास सीखने आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सीखने आऊँगा तो रोज मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे।
और जब तक क्लास चलेगी वे कक्षा में बैठेंगे। अब तो मुझे सच में गुस्सा आ गया। मैंने जानबूझकर हंसते हुए कहा, मान्य, तुम्हारी शर्त पूरी तरह मान्य है, लेकिन उसके लिए तुम्हें महीने की 50 रुपए फीस देनी होगी। कबूल, कल से ही मैं आता हूँ। मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे, ठीक है ना? ऐसा कहकर वह मेरी आश्चर्यचकित आंखों की ओर देखे बिना ही फुर्ती से निकल गया। दूसरे दिन वह ठीक समय पर आया। उसके साथ एक बुजुर्ग प्रभावशाली सज्जन आए थे। शिरीष बोला, ये मेरे पिताजी नाना है। हमने एक दूसरे को नमस्कार किया। एक शब्द भी बोले बिना नाना कुर्सी पर बैठ गए। मैंने भी बिना कुछ कहे वायलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दे दिया। उसने हाथ में जो सामान लाया था उसे देखकर उसके प्रति मेरी धारणा अच्छी हो गई। पहले दिन प्राथमिक जानकारी और पहला सबक सिखाने के बाद मैंने वायलिन अपने हाथ में लिया। मेरे विद्यालय में आने वाले छात्रों को पहले दिन खुद बजाकर दिखाने की मेरी प्रथा थी। उसके पीछे का उद्देश्य बस इतना था कि छात्रों को यह समझ में आए कि अगर वे ध्यान से सीखेंगे तो इस तरह बजा पाएंगे। उसी के अनुसार मैंने करीब 20 मिनट तक पीलू राग की एक गत बजाकर दिखाई। शिरीष मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था और बारी बारी से मेरी और नाना की ओर देख रहा था। मैंने वायलिन नीचे रखा और नाना की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष और समाधान साफ झलक रहा था। अब हमें चलना चाहिए, शिरीष बोला और पिता पुत्र उठ खड़े हुए। मैंने ही आगे बढ़कर पूछा, क्यों, कैसा लगा सब कुछ? वाह, उत्कृष्ट, उसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं, शिरीष ने ही बीच में उत्तर दिया। मुझे उसके इस दखल देने वाले स्वभाव पर फिर गुस्सा आया। आप कहाँ काम करते हैं? शिरीष ने फिर बीच में टोका। मुझे लगा कि बीच में बोलने के लिए नाना शिरीष को डांटेंगे, लेकिन इसके विपरीत वे उसे प्रशंसा भरी नजरों से ही देख रहे थे। नियम के अनुसार पिता पुत्र की जोड़ी रोज आने लगी। शिरीष की प्रगति देखकर मैं कभी कभी दंग रह जाता था। उसका हाथ वायलिन पर बहुत हल्का चलता था और मेरे सभी छात्रों में उसकी समझने की शक्ति सबसे तेज थी। नाना रोज उसके साथ आते और एक शब्द भी बोले बिना शांत बैठे रहते। मैं भी उनसे बात नहीं करता था। हंसते खेलते 3 महीने बीत गए और 3 महीने बाद होने वाले मेरे विद्यालय के प्रथम कार्यक्रम में मैंने शिरीष को कार्यक्रम देने का निश्चय कर लिया और उसी के अनुसार मैंने शिरीष से कहा, शिरीष, अपनी प्रगति इसी तरह बनाए रखो। मैं तुम्हें अपने विद्यालय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का मौका दूंगा। यह सुनकर शिरीष को बहुत खुशी होगी, ऐसी मेरी कल्पना थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ उतर सा गया। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हें यह सुनकर कोई खुशी नहीं हुई? गंभीर स्वर में उत्तर आया, मुझसे ज्यादा नाना मतलब पिताजी को इसकी खुशी ज्यादा होगी। पिता पुत्र चले गए और मैं हर बार मिलने वाले शिरीष के अजीबोगरीब उत्तरों पर आश्चर्य करता बैठा रहा। हर बार वह नाना का नाम क्यों लेता है और नाना हमेशा उसके साथ क्यों आते हैं? इस रहस्य का उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा एक और शंका मेरे मन में बार बार आती थी, वह यह कि नाना के पास होने पर भी शिरीष शायद खुलकर वायलिन नहीं बजा पाता होगा। अगले दिन शिरीष नहीं आया। उसका यह पहला एब्सेंस था। शायद किसी काम में फंस गया होगा, ऐसा सोचकर मैंने मन को समझा लिया। लेकिन दूसरे दिन भी शिरीष नहीं आया। चौथा दिन गया, 5वां दिन गया और ऐसे ही 15 दिन बीत गए। शिरीष का कोई पता नहीं था। 16वें दिन एक आदमी संदेश और फीस के पैसे लेकर आया। उसने कहा, नाना के बीमार होने के कारण शिरीष नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर बाद मैं खुद से ही कहने लगा, नाना बीमार है तो शिरीष को क्या करना है? यह कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, उसका क्या? शिरीष नहीं आ रहा था, यह देखकर मैंने उसका कार्यक्रम रद्द कर दिया। उसका नाम भी नहीं लेना है, ऐसा तय करके मैंने बाकी विद्यार्थियों को तैयार किया। समारोह का दिन आया और सुबह से ही शिरीष की याद में मैं बेचैन था। सुबह के अन्य काम निपटा कर मैं अभी शांति से बैठा ही था कि दरवाजे पर शिरीष खड़ा। मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके पास गया। अरे, तुम्हारा अता पता क्या है
और आज अकेले ही कैसे? नाना साथ क्यों नहीं आए? क्या सूरज पश्चिम से निकला है? क्या दुनिया उलट पुलट हो गई है? दुनिया उलट पुलट ही हो गई है सर। अब से मैं अकेला ही दिखूंगा। मेरे नाना हमेशा के लिए चले गए सर। काफी सांत्वना देने के बाद उसने पूछा, आज हमारे विद्यालय का कार्यक्रम है ना? मैंने दुखी होकर कहा, फिर मुझे आज कार्यक्रम करने दीजिए, ना मत कहिएगा, बस इतनी सी इच्छा पूरी कीजिए। उसके ऐसे कहते ही मेरे भीतर का शिक्षक जाग उठा। मैंने सौम्य आवाज में कहा, शिरीष, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, पर आज मेरी मजबूरी है। आज के पहले कार्यक्रम पर ही तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कार्यक्रम कैसे दूं? बेबस होकर शिरीष बोला, सर, मेरी बस इतनी एक विनती मान लीजिए, मुझे आज बजाने दीजिए। इसके बाद मैं कभी वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम आगे जीवन भर बजाना, लेकिन आज मत बजाओ। तुम्हारी मनस्थिति आज ठीक नहीं है। अगर आप मुझे अनुमति दे दे तो मेरी मनस्थिति अपने आप सुधर जाएगी। अंत में उसका दुख भरा मन और न दुखाया जाए, ऐसा सोचकर मैंने उसे अनुमति दे दी। मैंने तय किया कि उसे पहला ही कार्यक्रम दिया जाए। तय योजना के अनुसार मैंने अनुमति दे दी और शिरीष बजाने लगा। शिरीष किसी मंझे हुए कलाकार की तरह बजा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि इसने, और उससे भी बड़ा मुख्य प्रश्न यह था कि यदि नया सीखने वाला लड़का इतना बेहतरीन बजाता है तो पुराने मंझे हुए विद्यार्थी कितना अच्छा बजाते होंगे, ऐसा बाहर के लोग सोच रहे होंगे। तब इसके बाद बजाने के लिए किसे बिठाया जाए? तालियों की गड़गड़ाहट में मैं होश में आ गया। शिरीष अंदर आया और उसने मेरे पैरों पर सिर रख दिया। मैंने उसे उठाते हुए पूछा, शिरीष, ये क्या मामला है? तुम मेरे पास न आकर और कहाँ सीख रहे थे? अपनी आंखें पोंछते हुए शिरीष बोला, सर, यह कैसे शंका है? मैं आपको सब विस्तार में बताता हूँ। जिस दिन मैंने आपके पास फीस और चिट्ठी भेजी, उसी रात नाना चल बसे। मुझे गहरा धक्का लगा। जिनके लिए मैं सीख रहा था, उनके ही चले जाने पर अब किसके लिए सीखना? यह सोचकर मैंने वायलिन को हाथ न लगाने का फैसला किया। शायद आपको पता हो या ना हो, मेरे नाना किसी जमाने में उत्कृष्ट गायक थे, लेकिन एक बार उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में वे पूरी तरह बहरे हो गए। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था। होठों की हलचल से वो सब समझ पाते थे। बहरेपन की अन्य दिक्कतों से ज्यादा नाना को इस बात का गहरा धक्का लगा कि वे संगीत सेवा से दूर हो गए। अंत में उन्होंने मुझे कोई वाद्य यंत्र सीखने के लिए प्रोत्साहन दिया। संगीत के लिए किसी को लगातार मेहनत करते देख उन्हें असीम सुख मिलता था। इसीलिए वे रोज मेरे साथ यहाँ आते थे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। इस वजह से मुझे अक्सर दुख होता था कि मैं बजाने में कितनी भी प्रगति और कौशल दिखाऊं, मेरे नाना कुछ सुन नहीं सकते। इस विचार से मुझे नाना के सामने खुलकर बजाने में जैसा महसूस नहीं होता था। जिस दिन नाना गए उसी दिन मैंने तय किया कि संगीत बंद। पर दूसरे ही पल मन में विचार आया कि मेरे नाना तब मेरा वादन नहीं सुन सकते थे, पर अब वो मेरे पास ही बैठकर पक्का सुन रहे होंगे। इसी विचार के साथ लोगों की निंदा की परवाह किए बिना मैंने उसी दिन से वायलिन बजाना शुरू कर दिया। आज सुबह तक मैं कहीं बाहर नहीं निकला था। 24 घंटे बस एक ही काम, एक ही धुन में अभ्यास करने लगा। तो मुझे ऐसा आभास होता था कि आगे की तान और सुर मुझे नाना ही बता रहे हैं। तबले की थाप उन्होंने ही दी और तंबूरे के तारों पर भी उन्हीं की उंगलियां घूम रही है। आज कार्यक्रम की शुरुआत में इतने सारे लोगों को देखकर मैं घबरा गया था, लेकिन आंखें बंद करते ही नाना की मूर्त आंखों के सामने आ गई। वे बोले, बेटा बजाओ। मैं सुन रहा हूँ। मुझ में जोश भर गया। मेरी आंखों के सामने न दर्शक थे, न थिएटर था, न कोई और थे, तो बस मेरे नाना और मेरे सुर। शिरीष चुप हो गया। ऐसे ही नए नए वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई चैप्टर सुनना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।